हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज हम एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके पेज नंबर 67 पे है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट होता है, पेज नंबर 67। तो इसमें क्या है, पार्ट्स में है ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले ए पार्ट देखते हैं क्या पूछ रहा है। व्हाट इज एन इंडिकेटर, नेम 3 कॉमन इंडिकेटर्स। इंडिकेटर क्या होता है और हमें 3 कॉमन इंडिकेटर्स के नाम भी बताने हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। एन इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस, यूजुअली अ डाई, दैट चेंजेस इट्स कलर व्हेन एडेड टू एन एसिड और अ बेस और व्हेन द आयन कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन चेंजेस। ठीक है, कह रहे हैं कि इंडिकेटर क्या है, एक सब्सटेंस है, अक्सर जिन्हें हम डाई भी कहते हैं। ठीक है, जो क्या करता है, अपना कलर चेंज करता है। कलर कब चेंज करता है, जब किसी एसिड या बेस में डाला जाता है या फिर किसी आयन कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन में उसको ऐड किया जाता है, तब वो अपना कलर चेंज करता है। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ इंडिकेटर्स इंक्लूड लिटमस, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फेथिलीन। ठीक है, जो सबसे कॉमन एग्जांपल है इंडिकेटर्स के वो लिटमस है, मिथाइल ऑरेंज है और फिनोल्फेथिलीन है। नेक्स्ट पार्ट है इसका बी पार्ट, नेम द एसिड बेस इंडिकेटर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचेन। ठीक है, हमें एक एसिड बेस इंडिकेटर का नाम बताना है जिसको लीचेन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। लिटमस इज अ नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर obtained फ्रॉम लीचेंस। ठीक है, लिटमस ही एक नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर है जो लीचेन से obtain किया जाता है, प्राप्त होता है। इट टर्न्स फ्रॉम ब्लू टू रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड फ्रॉम रेड टू ब्लू इन बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये अपना कलर कैसे चेंज करता है, अगर हम एसिड में डालते हैं तो ब्लू से रेड होता है इसका कलर, और अगर हम बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो रेड से ब्लू होता है। इसका सी पार्ट देखते हैं। व्हाट कलर डज द टर्मेरिक पेपर टर्न व्हेन पुट इट एन अल्कलाइन सॉल्यूशन। ठीक है, कह रहा है कि जो टर्मेरिक पेपर होता है वो अपना कलर क्या चेंज करता है, जब उसको हम अल्कलाइन सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है। इसका आंसर है व्हेन टर्मेरिक पेपर इज प्लेस्ड इन एन अल्कलाइन सॉल्यूशन इट चेंजेस इट्स कलर टू रेड। ठीक है, जब हम टर्मेरिक पेपर को अल्कलाइन सॉल्यूशन में डालते हैं तो इसका जो कलर है वो किस में चेंज हो जाता है, रेड में चेंज हो जाता है। What is an olfactory indicator? Name 2 olfactory indicators. What is the effect of adding sodium hydroxide solution to these olfactory indicators? ठीक है, इसमें कई सारी चीज़ें पूछी है इन्होंने। सबसे पहले हमें बताना है कि ओल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है, फिर हमें 2 ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के नाम बताना है, और फिर ये बताना है कि जब उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को डाला जाता है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में तो क्या होता है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। Olfactory indicators are substances whose smell changes when they are added to acidic or basic solution। ठीक है, olfactory indicators ऐसा सब्सटेंस होता है जो स्मेल चेंज करता है। ठीक है, जब उसको किसी एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में डाला जाता है तो वो अपना स्मेल चेंज करता है। दे आर यूज्ड इन लेबोरेटरीज टू आइडेंटिफाई वेदर अ सॉल्यूशन इज एन एसिड और बेस एंड कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन olfactory titrations। ठीक है, olfactory इंडिकेटर्स को लेबोरेटरीज में यूज़ किया जाता है क्या करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कि कोई सॉल्यूशन है वो एसिडिक सॉल्यूशन है या बेसिक सॉल्यूशन है। और क्या यूज़ किया जाता है, जो ओल्फैक्टरी टाइट्रेशन होता है वहाँ पे भी इसको यूज़ किया जाता है। अब एग्जांपल्स ऑफ ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स इंक्लूड ऑनियन एंड वनीला एक्सट्रैक्ट। ठीक है, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का जो एग्जांपल है वो है ऑनियन और दूसरा है वनीला एक्सट्रैक्ट। When a basic solution such as sodium hydroxide is applied to a cloth strip treated with onion, the characteristic smell of onion cannot be detected। जब क्या होता है, बेसिक सॉल्यूशन जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये एक क्लॉथ स्ट्रिप पे जब अप्लाई किया जाता है, ठीक है, जो कि ऑनियन से ट्रीटेड होता है, तो जो उसका करेक्टरिस्टिक स्मेल होता है ना ऑनियन का, वो डिटेक्ट नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ए पार्ट देखते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल, गिव केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। ठीक है, हमें बताना है कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तब क्या होता है, और उसका क्या करना है, उस रिएक्शन का एक केमिकल इक्वेशन भी हमें लिखना है। तो इसका आंसर देखते हैं। व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल
देन अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड। ठीक है, जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट और साथ में हाइड्रोजन गैस बनता है। इसका रिएक्शन उदाहरण के लिए ले लेते हैं, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कराना था ना, ठीक है, तो एसिड यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया और मेटल जिंक, इन दोनों को जब हमने आपस में रिएक्ट करवाया तो क्या बन गया, जिंक क्लोराइड, जो कि एक सॉल्ट है और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ठीक है, इसका हम बी पार्ट देखते हैं। विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल, हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। ठीक है, कह रहे हैं कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो अक्सर कौन सा गैस लिबरेट होता है, साथ ही हमें ये बताना है कि जो गैस निकली है उसका प्रेजेंस आप कैसे टेस्ट करोगे। तो इसका आंसर देखते हैं, व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। ठीक है, जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। दिस इज ऑब्जर्व्ड एज बबल्स फॉर्मिंग ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल। और इसको कैसे ऑब्जर्व किया जा सकता है, मेटल के सरफेस पे क्या होता है, बबल्स फॉर्म होना, बबल्स आपको दिखाई देने लगेगा। दिस गैस कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इट थ्रू अ सोप सॉल्यूशन टू फॉर्म बबल्स। ठीक है, अब इसको कैसे टेस्ट किया जा सकता है, एक सोप सॉल्यूशन को लेना है जो बबल्स बनाता हो। व्हेन अ बर्निंग कैंडल इज ब्रॉट नियर these बबल्स, द गैस बर्न्स विद अ कैरेक्टरिस्टिक्स पॉप साउंड confirming that it is hydrogen as this sound is distinct property of hydrogen gas। अब फिर क्या करना है, एक बर्निंग कैंडल लेना है और हमें इन बबल्स के पास लाना है। जैसे ही हम उन कैंडल्स को बबल्स के पास लाएंगे तो हाइड्रोजन का जो करेक्टरिस्टिक साउंड है ना, उसकी जो डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टी है कि पॉप साउंड करेगी, तो आपको वहाँ पे पॉप साउंड करके वो जो कैंडल जल रही है ना, वहाँ से आपको पॉप साउंड महसूस आप करेंगे। ठीक है, और इससे क्या पता चलता है कि ये हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस की ये डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन 19 है, while diluting an acid why is it recommended that acid should be added to water not water to the acid। क्या कह रहे हैं कि जब एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो ऐसे क्यों बोला जाता है कि एसिड को वाटर में ऐड करना चाहिए, ना कि वाटर को एसिड में। तो इसका आंसर देखते हैं, while diluting an acid, it should always be added slowly to water with constant stirring in small amounts। जब एसिड को डाइल्यूट करते समय ये हमेशा कैसे करना चाहिए, पानी के अंदर धीरे धीरे एकदम स्लोली क्या करना चाहिए, उसको ऐड करना चाहिए। ठीक है, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, एसिड का जो डाइल्यूशन है ना, ये एक कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। व्हेन एसिड इज एडेड टू वाटर द हीट प्रोड्यूस्ड इज सेफली एब्जॉर्ब्ड बाय द वाटर। जब एसिड को वाटर में ऐड किया जाता है तो वहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस होता है ना, वो वाटर के द्वारा सेफली एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। हाउएवर इफ वाटर इज एडेड टू एसिड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड सडनली विच मे कॉज टू द एसिड टू स्प्लैश एंड कैन बी डेंजरस टू द पर्सन हैंडलिंग इट। ठीक है, जबकि अगर हम वाटर को एसिड में डालेंगे तो बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी अचानक से। ठीक है, जिससे क्या होगा कि जो पर्सन उसको वहाँ पे हैंडल कर रहा है ना, उसको नुकसान पहुँचा सकता है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, राइट इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस। क्वेश्चन कह रहा है कि क्या होता है जब कोई एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, और जो इक्वेशन है ना, इस रिएक्शन में जो इक्वेशन बनेगी वो भी हमें लिखना है। तो इसका आंसर देखते हैं, व्हेन एन एसिड इज एडेड टू अ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज लिबरेटेड विद अ मेटल सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, जब कोई एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में ऐड किया जाता है या रिएक्ट करवाते हैं उसके साथ, तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है और मेटल सॉल्ट बनेगी और साथ ही वाटर भी देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए, व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम क्लोराइड एंड वाटर इज फॉर्म्ड विद एन इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। अब इसका इक्वेशन कुछ इस प्रकार होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, यानी NaHCO3 को हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा दिया तो क्या देखने को मिलेगा हमें, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ में वाटर। ठीक है, यही बोला था ना क्वेश्चन में
कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट यहाँ पे है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिड। तो एसिड यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो क्या क्या बनेगा, तो ये इसे बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का ए पार्ट देखते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू सोडियम कार्बोनेट, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। ठीक है, कह रहा है कि जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम कार्बोनेट में रिएक्ट करवाया जाता है या ऐड किया जाता है तब क्या होता है, साथ ही हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी लिखना है। तो आंसर देखते हैं। व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट, देन सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर फॉर्म्ड। जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम क्लोराइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ ही वाटर बनते हैं। अब इसका इक्वेशन कैसे होगा, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, यानी Na2CO3 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो ये क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। ठीक है, यही क्वेश्चन में बोला था। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, यानी कि बी पार्ट। विच गैस इज लिबरेटेड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट। कह रहे हैं कौन सा गैस लिबरेट होता है जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है। हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस, और ये जो गैस है इसके प्रेजेंस को आप कैसे टेस्ट करेंगे। तो इसका आंसर देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज लिबरेटेड ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है, मतलब जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सा गैस बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, अब आगे क्या पूछा है, हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। अब इस गैस के प्रेजेंस को हम कैसे टेस्ट करेंगे, तो देखिए, द गैस इवॉल्व्ड व्हेन द एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर टर्न्स मिल्की और वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, इसको किसके साथ रिएक्ट करवाया जाता है, सोडियम कार्बोनेट के साथ। उसके बाद क्या होता है, उसको कहाँ से पास करवाया जाता है, लाइम वाटर से। और जैसे ही लाइम वाटर से पास करवाते हैं तो लाइम वाटर कैसा दिख जाता है, मिल्की, मतलब दूधिया रंग का हो जाता है, या फिर वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का। और इसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसमें। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस। ठीक है, कह रहे हैं कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तब क्या होता है। एक्सप्लेन बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का एग्जांपल लेके हमें एक्सप्लेन करना है। और साथ ही गिव इक्वेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन विच टेक्स प्लेस। केमिकल रिएक्शन भी हमें लिखना है जो इसमें होगा। व्हाट इज द स्पेशल नेम ऑफ सच अ रिएक्शन, और इस प्रकार के जो रिएक्शन होंगे उसका कोई स्पेशल नेम होता है वो भी हमें बताना है। तो आंसर देखते हैं। When an acid reacts with a base, then a salt and water is formed. जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर। When hydrochloric acid reacts with sodium hydroxide solution, then a neutralization reaction takes place to form sodium chloride and water. जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है तब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। और इस रिएक्शन में क्या क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड और वाटर। अब इसका अगर हम इक्वेशन लिखें तो ये हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखिए ये एसिड है और ये बेस है, तो एसिड बेस को रिएक्ट करवा दिया तो क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड, साथ में वाटर बाहर निकल गया। अब इस प्रकार के जो रिएक्शन होते हैं इसको क्या कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए इस क्वेश्चन में काफ़ी सारी चीज़ें पूछ रखी थी इन्होंने, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट हैपन्स व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल ऑक्साइड। कह रहे हैं कि जब एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, हमें एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व, और हमें एक बैलेंस्ड इक्वेशन भी लिखना है। आंसर देखते हैं। When an acid reacts with a metal oxide, a salt and water are obtained. ठीक है, जब एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनते हैं। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड क्या बना देगा, सॉल्ट एंड वाटर। अब एग्जाम्पल बोला था तो एग्जाम्पल के लिए, व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इज एडेड टू सल्फ्यूरिक एसिड,
कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू एंड द कॉपर ऑक्साइड डिजॉल्व्स। ठीक है, जब कॉपर ऑक्साइड का स्मॉल अमाउंट सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड किया जाता है तो सॉल्यूशन का कलर जो है कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है। और इसका मतलब कि कॉपर ऑक्साइड जो है इसमें डिजॉल्व हो गया। द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन इंडिकेट्स द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर 2 सल्फेट। अब ये जो ब्लू कलर हुआ है ना सॉल्यूशन का, इससे क्या पता चल रहा है, किसका फॉर्मेशन हुआ है, कॉपर 2 सल्फेट का फॉर्मेशन हुआ है। अब इसी चीज़ को अगर हम रिएक्शन के फॉर्म में लिखें, सॉरी इक्वेशन के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, किसके साथ रिएक्ट करवा दिया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है, ये बोला है ना कि ये कॉपर ऑक्साइड एडेड टू सल्फ्यूरिक एसिड, तो कॉपर ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड में डालेंगे तो क्या बन रहा है, कॉपर सल्फेट और वाटर। क्वेश्चन नंबर 24 का ए पार्ट देखते हैं। व्हाट आर ऑर्गेनिक एसिड्स एंड मिनरल एसिड्स, यानी ऑर्गेनिक एसिड्स और मिनरल एसिड क्या होते हैं, तो इसका आंसर देखते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स आर नेचुरली अकरिंग एसिड्स फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, जैसा कि इसका नाम है ना ऑर्गेनिक एसिड्स, वैसा ही एक तरीके से ये पाया भी जाता है, जैसे ये नेचुरली अकरिंग एसिड्स होते हैं, मतलब कि जो नेचर के थ्रू ही मिलता है पहले से ही, और प्लांट और एनिमल्स में देखने को मिल जाते हैं। दे आर जनरली वीक इन नेचर एंड डू नॉट कम्प्लीटली आयोनाइज इन वाटर। ठीक है, और इनका जो नेचर होता है वो काफ़ी वीक होता है और वाटर में ये कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं। अब वहीं अगर हम बात करें मिनरल एसिड्स की, तो मिनरल एसिड्स आर एसिड्स दैट आर आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, मिनरल एसिड्स आर्टिफिशियली बनाया जाता है किस चीज़ से, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के थ्रू। दे आर कॉमनली रेफर टू एज इनऑर्गेनिक एसिड्स, इसको आमतौर पे हम इनऑर्गेनिक एसिड्स भी कहते हैं। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट देखते हैं। गिव टू एग्जांपल्स ईच ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स एंड मिनरल एसिड्स। ठीक है, हमें 2 ऑर्गेनिक एसिड्स के और 2 मिनरल एसिड्स के एग्जांपल बताने हैं। तो ऑर्गेनिक एसिड हो गया लैक्टिक एसिड, ठीक है, और सिट्रिक एसिड। लैक्टिक एसिड आपको पता ही है, जो खट्टी चीज़ें हैं जैसे कि दही है उसके अंदर पाया जाता है। सिट्रिक एसिड आपका जो नींबू संतरा वगैरह है इसके अंदर। तो ये दोनों जो है ये किसका एग्जाम्पल है, ऑर्गेनिक एसिड का। अगर मिनरल एसिड की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड क्या है, मिनरल एसिड है। सी पार्ट क्या पूछा है, स्टेट सम ऑफ द यूजेज ऑफ मिनरल एसिड्स इन इंडस्ट्री। ठीक है, मिनरल एसिड्स के यूजेज बताना है हमें, तो इसका आंसर है मिनरल एसिड्स आर वाइडली यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ वेरियस केमिकल्स। ठीक है, मिनरल एसिड्स अलग अलग प्रकार के केमिकल्स को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज टू रिमूव डिपॉजिट्स फ्रॉम बॉयलर्स एंड हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग कोरोजन। ठीक है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ यूज़ किया जाता है, बॉयलर्स पे जो डिपॉजिट्स होते हैं उसको रिमूव करने के लिए और कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ किया जाता है। दे आर ऑल्सो यूज इन प्रोसेसेस सच एज लेदर ट्रीटमेंट एंड द प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। ठीक है, इसको लेदर ट्रीटमेंट में भी यूज़ किया जाता है और कॉमन सॉल्ट के जो यानी कि जो हम खाते हैं नमक, उसके प्यूरिफिकेशन में भी यूज़ किया जाता है मिनरल एसिड्स का। नाइट्रिक एसिड्स इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोजिव एंड फर्टिलाइजर्स। जितने भी एक्सप्लोजिव बम वगैरह बनते हैं, फर्टिलाइजर्स वगैरह होते हैं, उसमें नाइट्रिक एसिड का यूज़ होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इज मींट बाय स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। पहले हमें बताना है स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स, उसके बाद इनमें से क्लासीफाई करना है कि इनमें से कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं और कौन से वीक एसिड्स हैं। आंसर देखते हैं। एन एसिड विच इज completely ionized in water and thus produces a large amount of hydrogen ions is called a strong acid। ठीक है, ऐसा एसिड जो पानी में कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है, और काफ़ी लार्ज अमाउंट में हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे एसिड्स को स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाता है। वीक एसिड इसका बिल्कुल उल्टा है। एन एसिड विच इज़ पार्शियली आयोनाइज्ड इन वाटर एंड दस प्रोड्यूसेज ए स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस इज कॉल्ड अ वीक एसिड। ठीक है, ऐसे एसिड्स जो पानी में कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं, पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं और स्मॉल अमाउंट में हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे एसिड्स को वीक एसिड कहा जाता है। अब इनमें से अगर क्लासीफाई करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, HNO3, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, जबकि
CH3COOH, H2CO3, H2SO3, ये सब वीक एसिड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। वाई डू HCl, H2SO4, HNO3 एक्सेट्रा सो एसिडिक करेक्टर इन aqueous solutions while solutions of compounds like C6H12, O6 ग्लूकोज एल्कोहल डू नॉट सो एसिडिक करेक्टर। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन समझो। कह रहे हैं कि जैसे कि मान लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ये सब जो एसिड है ये एक्वस सॉल्यूशन में एसिडिक करेक्टर दिखाता है, जबकि कुछ कंपाउंड्स के जो सॉल्यूशन होते हैं, कंपाउंड्स के सॉल्यूशन जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सब एसिडिक करेक्टर क्यों नहीं दिखाते हैं? तो इसका आंसर देखते हैं। HCl, H2SO4, HNO3 are those which dissociate in aqueous solution to give H plus ions which determines the acidic property of acids। देखिए HCl, H2SO4, HNO3 ये सब क्या होते हैं, aqueous solution में डिसोसिएट हो जाते हैं और फिर क्या देते हैं, H प्लस आयंस देते हैं, हाइड्रोजन के आयंस देते हैं, जो डिटरमाइन करता है एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स को। वहीं अगर हम बात करें ग्लूकोज और अल्कोहल डज नॉट डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन इवन दो दे कंटेन्स हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, ग्लूकोज अल्कोहल वगैरह क्या है, एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट नहीं होते हैं। ठीक है, जबकि उसके अंदर हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, उसके बावजूद भी ये क्या है, डिसोसिएट नहीं होते हैं। दिस इज द रीजन HCl, H2SO4, HNO3 shows acidic character and glucose and alcohol do not shows acidic character। और इसी वजह से ये जो है HCl, HNO3 वगैरह ये एसिडिक करेक्टर शो करते हैं और ग्लूकोज अल्कोहल वगैरह एसिडिक करेक्टर शो नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल, गिव द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस। सबसे पहले हमें बताना है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है, फिर हमें एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है और साथ ही हमें केमिकल इक्वेशन भी लिखना है। तो इसका आंसर देखते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, इसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद ईच अदर, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर इज फॉर्म। ठीक है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करते हैं आपस में, तो सोडियम क्लोराइड और वाटर फॉर्म होते हैं। अब इसका इक्वेशन हम लिखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, ये बेस और ये एसिड आपस में रिएक्ट हो गए तो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड क्या है, सॉल्ट है, और वाटर बना दिया, तो ये इसी को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। वाई शुड कर्ड एंड अदर सार फूड स्टफ्स लाइक लेमन जूस एक्सेट्रा नॉट बी केप्ट इन मेटल कंटेनर्स सच एज कॉपर एंड ब्रास वेसल्स। ठीक है, कह रहे हैं कि दही या फिर जो खट्टी फूड स्टफ्स है जैसे कि लेमन जूस वगैरह है, इसको मेटल के कंटेनर में क्यों नहीं रखना चाहिए, मेटल के कंटेनर में जैसे कि कॉपर या ब्रास के जो वेसल्स होते हैं इनमें क्यों नहीं रखना चाहिए। इसका आंसर देखते हैं। कॉपर एंड अदर सार फूड आइटम्स आर एसिडिक इन नेचर। कर्ड और जो अदर सार फूड आइटम्स है ना, मतलब खट्टी चीज़ें जैसे कि दही या इसके अलावा जो भी खट्टी चीज़ें हैं, लेमन जूस वगैरह, इनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। ठीक है, दीज एसिड रिएक्ट विद मेटल्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस which spoils the food and may also form harmful metal compounds making the food unsafe to eat। अब जो एसिड है मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और जब हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है तो ये क्या करता है, जो खाना है उसको ख़राब कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये मेटल हार्मफुल मेटल कंपाउंड्स भी बनाते हैं। इसकी वजह से जो फूड है वो एक तरीके से पॉइजनस समझिए या हमारे हेल्थ के लिए अनफिट हो जाता है, इसलिए हमें खट्टी चीज़ों को मेटल के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 का ए पार्ट देखते हैं। व्हाट इज प्रोड्यूस्ड इफ एन एसिड इज एडेड टू अ बेस। ठीक है, कह रहे हैं कि अगर एसिड को बेस में डाला गया तो क्या प्रोड्यूस होगा। तो इसका आंसर है सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड व्हेन एसिड इज एडेड टू अ बेस। ठीक है, सॉल्ट और वाटर बनेंगे जब एसिड बेस रिएक्ट करेगा। ये इक्वेशन है ही, अभी पीछे भी क्वेश्चन था। ठीक है, ये है आपका बेस और ये है एसिड, ये आपस में रिएक्ट किया तो क्या बनाया, सॉल्ट और वाटर। अब 29 का बी पार्ट देखते हैं।
अब देखिए यही सेम इक्वेशन यहाँ पे हम ऐसे लिख भी सकते हैं ना, NaOH यानी ये बेस है, ये एसिड है, एसिड बेस रिएक्ट करके क्या बना रहा है, सॉल्ट, NaCl सॉल्ट होता है और वाटर। ठीक है, बी पार्ट देखते हैं। वाई डज ड्राई HCl गैस नोट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर। ठीक है, कह रहे हैं कि जो ड्राई HCl गैस है वो ड्राई लिटमस पेपर का कलर चेंज क्यों नहीं करता है। तो इसका आंसर देखते हैं। ड्राई HCl does not dissociate into ions due to the absence of water aqueous medium। ठीक है, जो ड्राई HCl होता है ये आयंस में डिसोसिएट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि aqueous सॉल्यूशन तो होता ही नहीं है, क्योंकि ड्राई HCl है ना, इसलिए। सिंस लिटमस पेपर चेंजेस कलर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ आयंस, ड्राई HCl डज नॉट अफेक्ट द कलर। लिटमस पेपर कलर तभी चेंज करेगा जब वहाँ पे आयंस होंगे। ठीक है, आयंस का प्रेजेंस होगा तब। अब ड्राई HCl में कोई आयंस है ही नहीं क्योंकि ड्राई है, तो इसकी वजह से क्या है कि ये कलर पे कोई अफेक्ट नहीं करता है। सी पार्ट देखते हैं। व्हाट कलर डज फिनोल्फेथिलीन इंडिकेटर टर्न व्हेन एडेड टू एन अल्कली सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड। कह रहे हैं कि फिनोल्फेथिलीन इंडिकेटर है, जब इसको अल्कली में डाला जाता है तो कौन सा कलर हो जाता है इसका। अल्कली जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका आंसर देखते हैं। फिनोल्फेथिलीन इंडिकेटर टर्न्स पिंक व्हेन एडेड टू एन अल्कली लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जो फिनोल्फेथिलीन इंडिकेटर है ये इसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा जब अल्कली में डाला जाएगा, अल्कली जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है। वाई डू एसिड्स नोट सो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। ठीक है, कह रहा है कि जो एसिड्स है वो एसिडिक बिहेवियर पानी के एब्सेंस में, वाटर के एब्सेंस में क्यों नहीं दिखाता है। तो इसका आंसर है द एसिडिक नेचर ऑफ सब्सटेंस इज मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस व्हेन इट इज डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, जो एसिडिक नेचर है ना सब्सटेंस का, ये मेनली किस वजह से होता है, हाइड्रोजन आयंस के प्रेजेंस की वजह से होता है, और जबकि जब इसको पानी में डिजॉल्व किया जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ वाटर एन एसिड डज नॉट एग्जिबिट acidic properties because it cannot dissociate to release hydrogen ions। ठीक है, अब पानी के एब्सेंस में, वाटर के एब्सेंस में एसिड क्या है, अपना एसिडिक प्रॉपर्टीज इसलिए शो नहीं करता है क्योंकि ये हाइड्रोजन आयंस को रिलीज नहीं कर सकता, क्योंकि वो डिसोसिएट नहीं होगा ना। पानी जब तक नहीं होगी तो डिसोसिएट होगा ही नहीं, जब डिसोसिएट नहीं होगा तो हाइड्रोजन आयंस निकलेंगे ही नहीं। तो इसीलिए जो एसिड्स है वो अपना एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाते हैं। वाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कह रहे हैं कि एसिड का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करता है। तो इसका आंसर देखते हैं। An aqueous solution of an acid conduct electricity because it contains charged particles called ions। एसिड का aqueous solution इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इसलिए करता है क्योंकि इसके अंदर जो आयंस होते हैं ना वो एक चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, दीज इंक्लूड हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोनियम आयंस। ठीक है, अब आयंस के अंदर क्या क्या आ जाते हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोनियम आयंस। Since these ions can move freely in solution, they carry electric current making acids conduct electricity। अब ये जो आयंस है ये सॉल्यूशन के अंदर फ्रीली मूव कर सकते हैं। जैसे ये फ्रीली मूव कर सकते हैं तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करने लगते हैं, और जिसकी वजह से जो है एसिड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिल जाता है। अब सी पार्ट देखते हैं। वाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज। ठीक है, कह रहे हैं कि जो डिस्टिल्ड वाटर होते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती जबकि रेन वाटर में होती है, ऐसा क्यों। तो देखिए, डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर एंड डज नॉट कंटेन एनी आयंस। देखिए, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इसलिए नहीं करता है क्योंकि ये पानी का प्योरेस्ट फॉर्म है और इसके अंदर कोई आयंस होते ही नहीं है। इन कॉन्ट्रास्ट रेन वाटर इज नॉट कम्प्लीटली प्योर एंड कंटेन्स डिजॉल्व इम्प्योरिटीज विच प्रोवाइड्स आयंस एंड अलाउ टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जबकि जो रेन वाटर होते हैं ये कम्प्लीटली प्योर नहीं होते हैं, इसके अंदर कई सारे डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़ होते हैं जो आयंस को प्रोवाइड कराते हैं, और जहाँ पे आयंस है तो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे कंडक्ट हो सकता है। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में यहीं तक हम करेंगे। इसके आगे जो क्वेश्चन है
उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।